दोस्तों सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का ये सेकंड लेक्चर है। और आज हम यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं जो न्यूमेरिकल पार्ट्स होते हैं, है ना। वो यहाँ पर हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। तो एवरेज एटॉमिक मास पहले देख लेते हैं। देखिए, एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए किसी भी एलिमेंट के पास कई सारे आइसोटोप होते हैं, ठीक है। तो आइसोटोप हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन उसका मास नंबर, एटॉमिक मास जो है वो अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, राइट। तो ये इसके अलग अलग जो है आइसोटोप्स हैं कार्बन के। अब क्या ये आइसोटोप नेचुरली सब एक ही एबेंडेंस में पाए जाते हैं? एबेंडेंस मानी मतलब नेचर में जो उसका परसेंटेज होता है कि कितना वो पाया जाता है नेचर में, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 12C जो है वो 98.892% है, ठीक है। नेचर में उसको 98% सबसे ज्यादा कार्बन 12 भी मिलता है। उसके बाद कार्बन 13 1% से थोड़ा सा ज्यादा। उसके बाद कार्बन 14 ये जो है काफी कम पाया जाता है। तो ये इसकी रिलेटिव एबंडेंस है, ठीक है। अब हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए हमें तीनों का रिलेटिव एबंडेंस के साथ उसका हमें जो है उसके एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 98% था। तो 98% माने फ्रैक्शन में 0.98%, 0.98, ठीक है। तो उसको उसके एटॉमिक मास 12 उससे मल्टीप्लाई कर दिया गया है। उसके बाद रिलेटिव एबंडेंस ऑफ कार्बन 13, ठीक है, उसको 100 से डिवाइड करके यानी फ्रैक्शन में, और उसको उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। फिर हम ऐड करते हैं कार्बन 14 का जो रिलेटिव एबंडेंस है, उसको भी हमने फ्रैक्शन में लिया। फ्रैक्शन में लेने का मतलब कि डिवाइड करना है उसके परसेंटेज को 100 से, ठीक है। तो ये 2 × 10⁻⁻10 था। तो 2 × 10⁻⁻12 हो गया। और उसके एटॉमिक मास से 14.00317 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया? एवरेज एटॉमिक मास 12.011 यू। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास की बात कही जा रही है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास पता करने का ये हमने पिछले लास्ट लेक्चर में देख लिया था, ठीक है। तो कार्बन CH4 मीथेन का अगर हमें मॉलिक्यूलर मास पता करना है तो वो कैसे करेंगे? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ठीक है, जो कि एमयू में यहाँ पे लिया गया है, ये एवरेज एटॉमिक मास है। और उसके बाद फिर हाइड्रोजन का 1.008, ठीक है, 4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें एवरेज जो एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास है मीथेन का, वो कितना मिल गया? 16.043 यू, ठीक है। इसी तरह हम वाटर का निकाल लेंगे। अब आते हैं फॉर्मूला मास पे, ठीक है। फॉर्मूला मास लास्ट लेक्चर में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम जो है, सोडियम के अराउंड 6 सोडियम आयन प्लस चार्ज के अराउंड 6 जो है क्लोरीन आयन होंगे। और हर एक क्लोरीन आयन के भी अराउंड जो है 6 सोडियम आयन मिलेंगे। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि Na+ और Cl- 6:6 यानी कि 1:1 रेशियो में है, ठीक है। तो ये हमें फॉर्मूला यहाँ से इसका NaCl पता चल गया। और हर फॉर्मूले का मतलब इस फॉर्मूले का जो अगर हम एटॉमिक मास निकालेंगे, है ना, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? 23 Na का और 35.5 Cl का। तो ये मिल गया 58.5, ठीक है। हाँ, तो अब आते हैं हम अपने स्टोइक्योमेट्री वाले पार्ट में, ठीक है। यहाँ पर हमें पहले मोल कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है।
उसके बाद फिर रिएक्शन में कैसे इन सब का यूज हो रहा है, कैसे हम कंसंट्रेशन का यूज करते हैं, ठीक है, ये सब हम धीरे धीरे देखेंगे। तो पहले आते हैं मोल कंसेप्ट पे, ठीक है। मोल कंसेप्ट में बेसिकली ये बताया जा रहा है कि जो एक मोल है, ठीक है ना, एक मोल जो कि किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है, ठीक है, उसको हम एक मोल कहते हैं। एक मोल यानी उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर उसका वेट होगा, ठीक है। तो उसको एक नंबर दे दिया जा रहा है जिसको बोला जा रहा है मोल, ठीक है। एसआई, इसका एसआई सिंबल क्या है? एमओएल, मोल, राइट। तो एक मोल में हमें हमने एवोगैड्रो नंबर डिस्कस किया था, राइट। एवोगैड्रो नंबर ऑफ जो है उसकी एंटिटी होती है, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल है तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएगा, और अगर एटम है तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है। जैसे हम कहते हैं ना कि यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि एक डजन में 12 आइटम है, ठीक है। उसी तरह एक मोल में Na एंटिटीज हैं, Na यूनिट ऑफ एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो हमने जो एटॉमिक मास जो पढ़ा, एटॉमिक मास यूनिट, तो वहां से हमें ये समझ में आया कि किसी कंपाउंड में, या फिर जो फॉर्मूला मास अभी हमने देखा है ना, तो जैसे NaCl है, ठीक है, इसका कितना मिला था? 58.5 ग्राम, ठीक है। तो अब इसी के बराबर वेट में, या इस वेट में, हमारे पास टोटल NaCl यूनिट्स कितने हैं? तो ये कितना हो जाएगा? एवोगैड्रो नंबर, ठीक है ना, दैट इज 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 NaCl यूनिट्स, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें कि H2O जैसे है, ठीक है, तो H2O का जो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 18, राइट। तो वाटर का अगर हम 18 ग्राम अमाउंट लें, ठीक, तो वो किसके बराबर होगा? एक मोल के। और एक मोल के बराबर होगा तो उसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? वो होंगे एवोगैड्रो नंबर के बराबर, एक मोल के बराबर, ठीक है। तो मोल की डेफिनेशन क्या होगी? मोल की डेफिनेशन होगी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। जितना भी वेट आप लो और उसको उस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देने पे हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल की बातें। यहाँ पर ये देखिए दिया हुआ है 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इतना, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड इतना, यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो अब आते हैं हम, यहाँ पे डेफिनेशन भी दी हुई है। इट इज इजियर टू नो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस और द कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटीज। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड इज मोलर मास, ठीक। एक मोल का जो भी मास होगा, यहाँ से हमने रिवर्स में मोलर मास को भी डिफाइन किया है, किससे? मोल से। कि एक मोल किसी भी एंटिटी का, उसका जो भी मास होगा ग्राम में, उसको हम उसका क्या बोलेंगे? मोलिकुलर मास, ठीक है, मोलिकुलर मास, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन यानी कि 100 किसी भी कंपाउंड की, या फिर किसी भी सब्सटेंस की जो 100 यूनिट्स हैं, ठीक है, उसमें अलग अलग एलिमेंट्स वो क्या परसेंटेज रखते हैं, ठीक है। 100 ग्राम अगर लेते हैं तो 100 ग्राम में कितने ग्राम है, ठीक। तो इससे हमें परसेंटेज कंपोजिशन पता चल जाएगा, ठीक है ना।
तो परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला अगर हम देखें, जैसे हम अगर वाटर मॉलिक्यूल लें, वाटर मॉलिक्यूल, और उसमें हम पूछें कि हाइड्रोजन का मास परसेंटेज कितना है, ठीक है। हम हमें मालूम है कि वाटर का जो मोलिकुलर मास है वो कितना होता है, 18, है ना। एग्जैक्टली देखा जाए तो 18.02, राइट। तो 18.02 ये टोटल मोलिकुलर मास हो गया किसका, वाटर का। अब हमें इसमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन दैट कंपाउंड, और उसके बाद उसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसके एटॉमिक मास से, दैट इज 1.008। ये हाइड्रोजन का हमने देखा था 1.008 इसका एटॉमिक वेट हो गया, ठीक। अब इसको हमने डिवाइड कर दिया 18.02 से, और ये नंबर लेना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि वाटर में जो हमें पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O, तो इसमें 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके एटॉमिक मास से डिवाइडेड बाय टोटल मोलिकुलर मास ऑफ वाटर इंटू 100, तो हमें क्या मिल के आ गया, 11.18 परसेंटेज, ये किसका है, हाइड्रोजन का, ठीक। इसी तरह अब हम ऑक्सीजन का देखेंगे। नंबर ऑफ ऑक्सीजन फॉर्मूले में कितना है, एक, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई करने की किसी नंबर से जरूरत नहीं है, 16 इसका एटॉमिक मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मोलिकुलर मास इंटू 100, तो हमें कितना मिल गया, 88.79 परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ओके। अगर जैसे आपसे पूछा जाए, मैं अगर कोई एक रैंडम अगर लेता हूं, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अब ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा, थोड़ा सा और टफ लेते हैं, N2O5 ले लें अगर, ठीक है। तो N2O5 में N का परसेंटेज अगर आपको निकालने का बोले, तो N का परसेंटेज कितना हो जाएगा, N का होता है जो एटॉमिक मास 14, ठीक। तो 2 नाइट्रोजन इंटू 14 डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल कितना होगा, N2O5 का अगर देखें, 14 टू जा 28 प्लस 80, राइट, 16 into 5, तो ये कितना हो जाएगा, 108। तो इसको 108 से डिवाइड करेंगे इंटू 100, तो ये इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना निकल जाएगा, ये इसका परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। उसी तरह अब अगर आप निकालें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का निकालेंगे तो कितना होगा, 5 इंटू, जो भी एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का, 16 डिवाइडेड बाय 108 इंटू 100, ठीक। तो इस तरह से ऑक्सीजन का निकल आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप किसी भी फॉर्मूला में, चाहे आपका वो फॉर्मूला अगर ग्लूकोज का हो, C6H12O6, ठीक है, चाहे और भी कोई फॉर्मूला हो, C5H12, ठीक है, पेंटेन का, या अदर कोई फॉर्मूला हो, तो उसमें आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07 percentage of hydrogen, 24.27 percentage carbon, and 71.65% chlorine. Its molar mass is 98.96। अब देखिए यहाँ पर जो नंबर्स हैं, 4.07, 24.27, है ना, इस तरीके के दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे प्रॉब्लम्स में हमें यहाँ पर हमें हाइड्रोजन, बेसिकली हाइड्रोजन जो पहले फॉर्मूला में हमें क्या पता करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये दोनों। तो अच्छा, एम्पेरिकल फॉर्मूला एक बार मैं जस्ट बता दूं आपको, उसके बाद फिर हम इस प्रॉब्लम पे आते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है कि जो सिंपलेस्ट रेशियो जो बनेगा, ठीक, जैसे हमने ग्लूकोज लिया,
ग्लूकोज C6H12O6 होता है। ठीक, तो क्या ये सिंपलेस्ट है? यहाँ पर 6, 12 और 6 सारे के सारे इवन नंबर्स हैं, तो क्या इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो उसको सिंपल रेशियो में अगर हम लिखेंगे तो CH2O ये लिख सकते हैं। 6 हमने सब में से कॉमन ले लिया, हाइड्रोजन का क्या है, 6 × 2 है, तो वो तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा 2। तो ये इसका इम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। ठीक, इम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज। ठीक है, जैसे H2O है, तो क्या H2O को और सिंपल में कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो फिर इंटीजर से फिर फ्रैक्शन वगैरह में चले जाएगा। तो ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला वाटर का है। ठीक है, और यही जो है मोलिकुलर फॉर्मूला भी होता है। तो ये ग्लूकोज में इसको हम बोल दे रहे हैं मोलिकुलर फॉर्मूला, और ये है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। राइट। हाँ, अब आते हैं अपने प्रॉब्लम पे। यहाँ पे इम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों पूछा गया है। ठीक, तो अगर साधारण से हम देखें इसको कि 4% के अराउंड हाइड्रोजन दिया हुआ है, कितना, 4% के अराउंड, और उसके बाद हमें पूछा है, पहले दिया हुआ है कि मॉलिक्यूलर मास जो है कंपाउंड का वो कितना है, 98.96। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला ये जो देखा था कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर मान लेते हैं n। ठीक है, और इनटू हाइड्रोजन का मास, दैट इज 1 × 100। ये तो था फॉर्मूला। अब यहां से हमें n पता करना है। ठीक है, आप 98.96 को आप मान लो कितना, 100। ठीक है, 100 से हमने 100 यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया, तो n की वैल्यू कितनी मिल गई? n की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गई अप्रोक्सीमेट 4। ठीक, इसी तरह हम करेंगे किसके लिए, कार्बन के लिए। ठीक है, कार्बन का कितना है, 24%, है ना, अराउंड में हम ले रहे हैं, और फिर इसका नंबर मान लो कुछ x, इनटू कार्बन का कितना होता है, 12 डिवाइडेड बाय 98.96 इंटू 100। तो ये 100 और 98.96 इसको हम अप्रोक्सीमेट में कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, और ये 12 टू जा 14, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है, अब इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे क्लोरीन के लिए, तो 71 के अराउंड है। ठीक, इंटू वाई इसको ले लिया, हम जानते हैं कि 71 ही 35.5 क्लोरीन का होता है, 35.5, और ये 100, 98 से 100 ये कैंसिल आउट। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, ये डबल होता है, 35.5 टू 71, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो हमें क्या मिला, जो मोलिकुलर फॉर्मूला है कि N4 था, यानी पहले तो कार्बन लिख लेते हैं, कार्बन 2, हाइड्रोजन 4, और क्लोरीन 2। ठीक, ये इसका हो गया मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला। और उसके बाद अगर इंपिरिकल फॉर्मूला आपको निकालना है तो क्या होगा, सिंपल रेशियो में इसको सिंपल रेशियो में ले आएंगे, CH2Cl। ठीक है, दो हमने कॉमन ले लिए, तो ये हो गया इसका इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, वही यहाँ पर दिया हुआ है, और राइट, 2:1, 1:1 में हमारा हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन है। अब इस तरह से हम, हाँ, तो ये इन्होंने पूरा ये निकाल के यहाँ पर दिया हुआ है। स्टोइक्योमेट्री पे आ जाते हैं। ठीक है, स्टोइक्योमेट्री क्या होता है? ठीक है, तो दो ग्रीक शब्द, स्टोइकियोन यानी एलिमेंट, और मेट्रॉन यानी मेजर। ठीक है,
तो एलिमेंट का कुछ मेजरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो बेसिकली स्टोइक्योमेट्री deals with the calculation of masses, sometime volume also, of the reactant and the product involved in a chemical reaction, ठीक। तो नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, मास, ये सब में हमको जब डील करना होता है केमिकल रिएक्शन को, तो हम स्टोइक्योमेट्री की मदद लेते हैं, ठीक है। स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? देखो, स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है रिएक्शन में जो सिंपलेस्ट, जो मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो रिएक्ट करते हैं किसी भी रिएक्शन में, उनको हम स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कह देते हैं, ठीक। जैसे हमने यहाँ पर ये रिएक्शन देख रहे हैं हम, कंबस्शन ऑफ मेथेन। तो यहाँ पर हमारे पास 1 मोल मेथेन है, ठीक है, 2 मोल ऑक्सीजन है, ठीक है, और हमें प्रोड्यूस होके क्या मिल रहा है? CO2 और 2 मोल ऑफ वाटर, ठीक। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि 1 मॉलिक्यूल मेथेन का रिएक्ट्स विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, that will produce 1 molecule of carbon dioxide plus 2 molecule of water, ठीक है। तो ये इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ऐसा भी हो सकता था कि स्टोइक्योमेट्रिक, हाँ, ये जो टर्म है, जो ये मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, जैसे यहाँ तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, 1 into मीथेन, 2 into मीथेन, यहाँ पर 2 वाटर मिला है, इसको ही हम बोलते हैं क्या? स्टोइक्योमेट्री कोएफिशिएंट, स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट बोल, ठीक। दिया है ना, द कोएफिशिएंट 2 फॉर ऑक्सीजन एंड वाटर, इसके लिए, और 1 1 जो है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको डबल भी कर सकते थे, जैसे 2 मोल ऑफ CH4 प्लस 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये CO2 प्रोड्यूस करता है 2 मोल प्लस 4 मोल ऑफ वाटर, ठीक। ये बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डबल डबल है, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ठीक है। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ला सकते हो। तो अगर यहाँ पे आपसे कोई पूछे कि मेथेन का स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, तो वो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 4 हो जाएगा, इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड का 2, वाटर का 4, ठीक है। हाँ, तो इस केमिकल रिएक्शन को हम कैसे पढ़ते हैं, अभी हमने पढ़ा भी था कि 1 मोल ऑफ मेथेन रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन to give 1 mole of carbon dioxide and 2 mole of water. Similarly, 1 molecule of methane, है ना, ये अभी हमने बात किया था इस पे, that reacts with oxygen, 2 molecules of oxygen, and it will give 1 molecule of carbon dioxide and 2 molecule of, हाँ। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम रिएक्शन जो है, वॉल्यूम के बेसिस पे भी उसको रीड किया जा सकता है। जैसे 22.7 लीटर ऑफ मेथेन दैट रिएक्ट्स विद 45.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 22.7 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 45.4 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप देखो कि जो हमारे पास जो पीवी बराबर एनआरटी जो इक्वेशन होती है आइडियल गैस की, तो वहां पर n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, है ना, टेकिंग p एंड टेम्परेचर कांस्टेंट, तो हमारे पास n जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v हो जाता है, तो इसलिए हम वॉल्यूम में भी डील कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया कि 1 मोल जो है, 1 मोल ऑफ एनी गैस, उसका अगर 22.7 लीटर वॉल्यूम उसका है, ठीक, तो उसको हम इस तरह से भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी बोल लें कि 1 वॉल्यूम ऑफ मेथेन दैट रिएक्ट्स विद 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एंड इट गिव्स 1 वॉल्यूम ऑफ CO2, 1 वॉल्यूम ऑफ CO2 प्लस 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर,
टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, इस तरह से भी बोल सकते हैं, है ना। और अब हम चाहें तो एटॉमिक मास के या मॉलिक्यूलर मास के भी टर्म में भी बोल सकते हैं कि भाई 16 ग्राम ऑफ मेथेन। 16 ग्राम क्यों? क्योंकि एक मोल का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा मेथेन का? 16 ग्राम। दैट रिएक्ट्स विथ 2 मोल्स, यानी 2 into 32 ग्राम। ठीक है, ऑक्सीजन O2 है ना, तो O2 का तो 16 into 2 32 होता है। और दो ये मोल्स हमारे पास थे जो स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट था। ठीक है, स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूलर मास से। ठीक, तो 16 ग्राम ऑफ मेथेन रिएक्ट्स विद 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये 1 मोल ही है। ठीक, 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 44 ग्राम, एंड ऑल्सो 2 into 18 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये इस तरह से हम जो है एक बैलेंस रिएक्शन को इस तरह से रीड करते हैं। हाँ, अब आते हैं हम एक बहुत ही डेंसिटी, आपको मालूम ही है, मास, मास अपॉन वॉल्यूम है, ठीक है, तो यहाँ कुछ देखना नहीं है। लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रिएक्शन में एक रिएजेंट जो है वो एक लिमिट में ही होता है, दूसरा वाला रिएजेंट जो है वो बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में होता है। तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से अपनी रिएक्शन चलानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल कि CH4 प्लस 2O2 और ये CO2 और वाटर दे रहा था। तो अगर मान लीजिए हमने कि हमने यहाँ पर 100 ग्राम ऑफ मेथेन ले ली, ठीक है, और ऑक्सीजन हमने ली कितनी? हमने ऑक्सीजन ली ओनली 64 ग्राम, 64 ग्राम। तो अब हमें देखना है कि इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। लिमिटिंग रिएजेंट देखो वो होंगे जो अपने मोल्स के अकॉर्डिंग, है ना, उनके पास मोल्स के अकॉर्डिंग क्या ज्यादा अमाउंट है या कम अमाउंट है। जैसे यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो 64 ग्राम यहाँ पर ऑक्सीजन है। अब इसको 1 मोल ऑफ मेथेन चाहिए रिएक्ट करने के लिए। 1 मोल ऑफ मेथेन तो कितना ही होता है? 16 ग्राम। लेकिन ये तो 16 ग्राम से ज्यादा है, जो अपना मोल्स है, एक मोल के वेट से बहुत ज्यादा है इसके पास। तो और ऑक्सीजन के पास लिमिटेड ही है, 64 ग्राम ही है, तो इसका 64 ग्राम 16 ग्राम से ही रिएक्ट करेगा ना। बाकी जो है इसका जो है 84 ग्राम वो तो रिमेनिंग रह जाएगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन विल बी अवर लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि ये रिएक्शन को लिमिट कर दे रहा है। अगर इसके पास और होता है ना, मान लो इसके पास 128 ग्राम होता, कितना? 128 ग्राम, यानी 4 मोल। तो इसका ऑक्सीजन का 4 मोल, 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन, दिस विल रिएक्ट डबल, डबल मोल्स ऑफ मेथेन, है ना। उसको जस्ट 2 टाइम कर दिया गया है कि इसका स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट हमने डबल किया, तो मेथेन का भी तो डबल होगा ना, 2 मोल्स ऑफ CH4। तो ये किससे कितने अमाउंट से रिएक्ट करेगा? 16 into 2, यानी 32 ग्राम से, 32 ग्राम ऑफ मेथेन से रिएक्ट करेगा। तो हमें CO2 और वाटर, ये भी कितने डबल डबल अमाउंट में मिलेंगे। 2 CO2 और वाटर का कोएफिशिएंट भी डबल कर दो, तो 4 वाटर। ठीक है, और इसको आप चाहो तो अमाउंट में लिख लो, 44 into 2 88 ग्राम, और 72 ग्राम ये हो जाएगा, राइट।
तो इस तरह से हम लिमिटिंग रिएजेंट समझते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा रिएक्शन में, कि रिएक्टेंट में वो रिएक्टेंट जो लिमिटेड अमाउंट में है, ठीक है, एक्सेस में नहीं है, ठीक है, जो रिएक्शन को लिमिट करने की कैपेसिटी रखता हो, कि उसका अमाउंट खत्म हो जाएगा और रिएक्शन जो है उसके बाद फर्दर प्रोसीड नहीं करेगी, क्योंकि एक रिएक्टेंट खत्म हो गया है, उसके बगैर जो है रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं कर पा रही है, इसलिए उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है लिमिटिंग रिएजेंट में हो गया है। तो क्या यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि मीथेन भी तो हो सकता है। अगर मीथेन का अमाउंट कम लिया है जितना हमें चाहिए होगा, तो मीथेन लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर मीथेन का, अगर हम मान लो हमें चाहिए होगा 16 ग्राम और हमने उसको 15 ग्राम ही दिया, है ना, समझने के लिए। अगर हमने इसको, और ऑक्सीजन हमारे पास तो 64 ग्राम था, ठीक, उसके मोल्स के अकॉर्डिंग टू टू टाइम्स ऑक्सीजन था, तो हमने डबल द अमाउंट, हमारे पास 64 ग्राम है भी, ठीक है ना। 15 ग्राम ऑफ मेथेन क्या रिएक्ट कर पाएगा 64 ग्राम से, और क्या उसी तरह से 44 ग्राम CO2 और 36 ग्राम वाटर दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेथेन का अमाउंट लिमिटेड है। ठीक है, तो मेथेन यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, ये रिएक्शन को लिमिट कर देगा। ठीक, 15 ग्राम ऑफ जो मेथेन है वो रिएक्ट करेगी 64 ग्राम से कुछ कम पे, तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेथेन। ठीक है, आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं, सेम चीजें दी हुई है। Many time reaction are carried out without the amount of reactant that are different than the amount as required by a balanced chemical reaction. In such situation, one reactant is in more amount than the amount required by balanced chemical reaction. तो हमें ये रिएक्शन जो है बैलेंस केमिकल रिएक्शन भी देखनी पड़ेगी, कि उसके अकॉर्डिंग, उस मोल्स के अकॉर्डिंग कितना हमारे पास है, क्या रिएक्ट कर सकता है कि नहीं। ठीक है ना, the reactant which is present in the least amount gets consumed after some times, and after that further reaction does not take place। ठीक है, वही चीज जो आपको समझाई है। अब आते हैं, जो सॉल्यूशन में रिएक्शन होती है, रिएक्शन इन सॉल्यूशन, उसमें कुछ जो है कुछ टर्म्स होते हैं जो क्या दिखाते हैं, कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन हमें मालूम है कि अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना होगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि सॉल्यूट हम किसे बोलते हैं, ऑब्वियसली जो अमाउंट में कम होता है। सॉल्वेंट जो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, वो मीडियम होता है। हमने जैसे वाटर लिया, ठीक है, वाटर में हमने NaCl डाल दिया, NaCl, इस तरह से, तो ये क्या हो गया, ये सॉल्यूट हो गया, और ये वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, सॉल्वेंट हो गया वाटर। तो हमें अब कुछ टर्म्स होते हैं कि जिससे हम पता करते हैं कि सॉल्यूट का सॉल्वेंट में अमाउंट कितना है, ठीक है, जिसको हम कंसंट्रेशन नाम देते हैं। ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट्स गिवन वॉल्यूम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। ठीक, चाहे हम ये देख सकते हैं कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितने ग्राम सॉल्यूट है, हाँ, 1000 ml यानी 1 लीटर सॉल्वेंट में कितने मोल्स हमारे पास सॉल्यूट है। ठीक है, कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है हमारे पास 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में है। ठीक है, तो इस तरह से हम कंसंट्रेशन जो है उसको समझते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम चार जो एंटिटीज देखेंगे, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी
मोलैलिटी। ठीक है, ये चारों चीज हम देखेंगे। ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे समझ लेते हैं। तो देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं मोलैरिटी की। पहला, मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ moles of solute in the solvent in 1 liter of 1 liter of solvent, सॉरी सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम किसका है? सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये मोलैरिटी है। ठीक है, कंसंट्रेशन को अधिकतर हम जो है मोलैरिटी में समझते हैं। 1 मोलर सॉल्यूशन अगर कहें हमसे, 1 मोलर सॉल्यूशन, है ना, या 2 मोलर सॉल्यूशन, 4 मोलर सॉल्यूशन, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। अगर 1 मोलर सॉल्यूशन हमने हमें किसी ने बोला है, 1 मोलर सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी? मोलर। ठीक है, मोलर और मोलल अलग अलग चीजें हैं, इसलिए बड़ा ध्यान से देखना है। 1 मोलर सॉल्यूशन की डेफिनेशन ये है कि 1 मोल ऑफ उसमें सोल्यूट होगा, 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, इसी तरह हम एक चीज इसमें थोड़ी सी और मैं बता दूं, ऐड कर दूं, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वो तो हमें मालूम है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम मान लो ml में दिया हुआ है, ठीक है, तो हम 1000 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे। ठीक है ना, वॉल्यूम ml में था, तो नीचे आएगा, नीचे रहेगा 10⁻³ ऊपर जाएगा 10⁻³ ठीक। तो ये फॉर्मूला है मोलैरिटी का। ठीक है, तो आप इसको याद रख लो। मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml इंटू 1000। कई बार वॉल्यूम जो है न्यूमेरिकल्स में ml में ही दिया होता है, तो ये आप याद रख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं मोलैलिटी पे। ठीक है, मोलैलिटी क्या होती है? ले। मोलैलिटी देखिए, नंबर ऑफ सोल्यूट, यहां भी नंबर ऑफ सोल्यूट ही देखा जा रहा है, लेकिन 1 kg ऑफ 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में, आई एम रिपीटिंग, इट इज सॉल्वेंट नॉट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमारा क्या होता है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछे कि 1 मोलर सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, तो आप कहोगे 1 मोलर, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, 1 मोलर, 1 मोलर सॉल्यूशन यानी कि 1 मोल ऑफ सोल्यूट, 1 मोल सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे हमने अपने पिछले उदाहरण में सॉल्वेंट लिया था, क्या? वाटर। ठीक है, सोल्यूट क्या लिया था? NaCl। तो आप कह सकते हो कि 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में 1 मोल ऑफ NaCl। अगर इसका फॉर्मूला देखें,
डायरेक्टली हम फॉर्मूला अगर इसको लिखें तो वो हो जाएगा एन ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास या वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये मान लो ग्राम में दिया हुआ है, अगर ग्राम में दिया हुआ है, कई बार ग्राम में ही मिलता है आपको, तो आप ये वाली डेफिनेशन से याद रखें। तो ये हो गया हमारा मोलैलिटी कंसंट्रेशन। रेड में ले लेंगे, छोड़िए, ठीक है। तो ये हमारा मोलैलिटी का डेफिनेशन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन। ठीक, थर्ड हम लेते हैं मोल फ्रैक्शन। हाँ, मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं? देखिए, मोल फ्रैक्शन जो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। हमने बाइनरी सॉल्यूशन लिया और ए और बी का, ठीक है। ए हमारा क्या है? सोल्यूट, और बी क्या है? सॉल्वेंट। ठीक, तो इसमें मोल फ्रैक्शन कितना है सोल्यूट का? तो सोल्यूट का हम इसको एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मोल्स। अगर हम यहाँ पे अगर हम पूछे सॉल्वेंट का क्या होगा मोल फ्रैक्शन, तो वो कितना हो जाएगा? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। हाँ, एक चीज ये भी है कि आप ध्यान रखिएगा, एक्स ए प्लस एक्स बी, क्योंकि ये फ्रैक्शन ही तो है, ये टोटल मिलकर कितना होगा? 1, ठीक। और एक्स ए को ही अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये मोल परसेंटेज भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोल परसेंटेज, है ना, क्योंकि फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, परसेंटेज हो जाता है। तो इस तरह से भी हम कंसंट्रेशन का हम पता लगाते हैं। फोर्थ आ जाइए, मास बाय मास, इसको डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू परसेंटेज, ठीक है। तो इसमें अगर हमें कंसंट्रेशन देखना है, तो ये क्या होगा? वेट ऑफ, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो ये मास बाय मास परसेंटेज या वेट बाय वेट परसेंटेज हो गया कंसंट्रेशन, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये चार जो है हम कंसंट्रेशन के टर्म्स जो है याद रखेंगे, और इसी से हमारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। मोलैरिटी हमने देख लिया, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट मोलैलिटी, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मोल फ्रैक्शन, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। वेट बाय वेट परसेंटेज या मास बाय मास परसेंटेज, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने एनसीईआरटी पे।
ये सारी चीजें इन्होंने वही बताई है, ठीक है। आप इसको पढ़ लेना। मास परसेंटेज हमने डिस्कस किया है, उसके बाद मोल फ्रैक्शन हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। मोलैरिटी हमने डिस्कस कर ली, ठीक। मोस्ट वाइडली इसको यूज किया जाता है। 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन की यहाँ डेफिनेशन भी दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वही उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये सब आप पढ़ लीजिएगा, सब जो जो भी डिस्कस किया है वो ये वही है, ठीक। प्रॉब्लम्स आप चाहो तो ये देख सकते हो, यहाँ पर मोलैरिटी दी गई है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ NaOH, ये पूछा है, क्वेश्चन पूछा है। इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया गया है ml में, ठीक। इनटू आप 1000 करते हो, और 4 ग्राम क्या दिया हुआ है, NaOH। तो NaOH का पहले आपको मोलिकुलर मास पता होना चाहिए, 23 प्लस 1 प्लस 16, तो कितना हो जाएगा टोटल NaOH, 40 ग्राम, राइट। 4 ग्राम हमें मास दिया हुआ है, तो पहले हम मोल्स निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा, 4/40, दैट इज 0.1 मोल, ठीक है। 0.1 मोल डिवाइडेड बाय, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। यहाँ पे अगर ml दिया है तो हम क्या करेंगे कि 0.1/250 ml, 50 ml इंटू 1000 कर देंगे इसको, तो ये हमारा मोलैरिटी निकल जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 0.4 मोलर। ये M, कैपिटल M से मोलैरिटी को दिखाते हैं, ठीक है, 0.4 मोलर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये प्रॉब्लम भी देख लेते हैं। मोलैरिटी हमने समझ ही लिया था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। दिया है द डेंसिटी ऑफ अ 3m सॉल्यूशन, 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। मोलैरिटी हमें दिया हुआ है, हमसे मोलैलिटी पूछी जा रही है, ठीक। तो कोई इसमें घबराने वाली जरूरत नहीं है। होता क्या है कि वॉल्यूम मोलैरिटी में हम यूज करते हैं, मोलैलिटी में हम क्या यूज करते हैं, वेट, ग्राम यूज करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो इन्होंने क्या किया है, पहले मास ऑफ NaCl हम निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि सोल्यूट हमारा यही है, ठीक। तो ये कितना आ गया, 175.5 ग्राम, ठीक है। क्योंकि हमने 3 मोलर सॉल्यूशन लिया है ना, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, मास कितना हो जाएगा, 175.5 ग्राम, ठीक। एक काम करते हैं, इसको अलग से बोर्ड पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपको कि 3 मोलर सॉल्यूशन है, ठीक है ना, और क्या इंफॉर्मेशन दी है, 1.25 ग्राम जो है हमारा, 1.25 ग्राम पर ml, ये क्या है, सॉल्यूशन की डेंसिटी, सॉल्यूशन की डेंसिटी है ये, ठीक है। और किसके लिए, NaOH सोल्यूट के लिए दिया हुआ है, NaOH के लिए। सॉल्यूशन किसका है, NaOH इन वाटर, ठीक है, NaOH प्लस वाटर, ये हमारा जो है सॉल्यूशन। अब हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है मोलैलिटी पूछा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पहले करना क्या है कि हमें एग्जैक्टली इंटरेस्ट किस में, मास ऑफ सॉल्वेंट में, क्योंकि मोलैलिटी जो है निकालना है, क्योंकि मोल्स तो यहां से भी निकल जाएंगे, मोलर दिया हुआ है, N अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हमें केजी में पता करना है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं
कि 3 मोलर सॉल्यूशन दिया है ना, 3 मोलर, यानी कि 1 लीटर में 3 मोल्स, 1 लीटर सॉल्यूशन में 3 मोल्स ऑफ NaOH। ठीक है, तो अगर हम 1 लीटर सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें हमारे पास 3 इंटू NaOH का 58.5 हो जाएगा मोलिकुलर मास। तो ये हमें मिल जाएगा कितना, अराउंड 'कितना हो जा रहा है ये, ठीक है, 175.5 ग्राम। ये किसका है, NaOH। और हमें डेंसिटी दी हुई है 1.2 ग्राम पर ml, ये सॉल्यूशन की डेंसिटी है। तो अगर 1 ml में हमारे पास कितना वेट है सॉल्यूशन का, 1.25 ग्राम। तो क्योंकि हम 1 लीटर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा, बस किसी को 1000 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1250 ग्राम, ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन का वेट। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन के बराबर का। तो अब हमें मालूम है कि इसमें हमारे पास NaOH कितने हैं, हमें अल्टीमेटली चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना, तो ये मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट, दैट इज 175.5 ग्राम। ठीक है, प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, क्योंकि मोल्स तो हमें मालूम ही है, मोल्स कितने हैं 1 लीटर में, मोल्स हैं 3, 3 मोल था ना, 3 मोलर ऑफ NaOH। तो मास ऑफ सॉल्वेंट यहां से निकल जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 250, कैंसिल आउट, 0.5 है, 107.5 आ जाएगा क्या, राइट। 74 आएगा आई थिंक। ठीक है, 1074.5 ग्राम। ये क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, हमें क्या पता करना था, मोलैलिटी। तो 3 मोल हमारे पास हैं NaOH के, कितने ग्राम सॉल्वेंट में, 107.4 ग्राम में। ठीक है, तो यहां से हमें, और ये क्योंकि ग्राम में दिया हुआ है, राइट, तो इसको हम यहाँ पर, हमें केजी में चाहिए होता है। मोलैलिटी की हमने डेफिनेशन देखी थी ना, ठीक है, कि अगर मोलैलिटी जो है, अगर ग्राम में यहाँ पर यूनिट दी है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास मोलैलिटी आ गई, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन यहाँ दी हुई है NCERT में, तो समय बचाते हैं। कितना आ गया, 2.79 मोलर, राइट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम जो है, नेक्स्ट कोई और चैप्टर हम देखेंगे, बेसिकली थर्ड थर्ड चैप्टर देखेंगे, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने देख ही लिया है और सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री भी हमने देख लिया है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंस। और आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो है आपका, और बेल आइकन भी आप दबा सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।